नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जैक बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र से ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, जो कि आप सभी का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टोटल 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, टोटल 40 MCQ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में शुरू से लेकर के एंड तक बने रहना। ठीक है, और दोस्तों, जो चैनल पर नए आए हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ उसके बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि दोस्तों मैं जब भी वीडियो बनाऊँ, वो एग्ज़ाम का जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाऊँ, सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप सभी का टाइम विदाउट वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो जनता होती है वो समान संस्कृति से भी जुड़ी होती है, समान इतिहास से भी जुड़ी होती है और भाषा और लोक परंपरा से भी जुड़ी होती है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। ठीक है, तो दोस्तों, वो जो है वो प्रसा के चांसलर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, उन्होंने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, यानी कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ये आप सभी के लिए VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार पूछता है, लगभग तो हर बार ही पूछा है। ठीक है, तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में संविधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। ठीक है, दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ठीक है, तो दोस्तों, वो रेशम मार्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका ने सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों, हेनरी फोर्ड ने इसका आंदोलन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेनरी फोर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में से किसका महिमांडन है। जॉय डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें जो है वो संगीत का महिमा मंडन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं ऑप्शन नंबर 8 की तरफ। दोस्तों, मेरा थोड़ा फीवर है, ठीक है, इसलिए आप सभी को आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा होगा। जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। ठीक है, कताई, बुनाई, छपाई या रंगाई। तो दोस्तों, उस प्रक्रिया ने कताई उस मशीन ने जो है कताई प्रक्रिया में वृद्धि की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कहता है कि गैली क्या है। ठीक है, गैली क्या है। धातुई फ्रेम है या चर्म पत्र है या ताम्र पत्र है या पांडुलिपि है। गैली वर्ड आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, गैली जो है वो एक धातुई फ्रेम है,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उस सत्ता को डैश वितरण कहते हैं, यानी कि कौन सा वितरण कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उस सत्ता को हम लोग क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत संघ में इस समय क्या है। ठीक है, 25 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र है, या फिर 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, या फिर 26 राज्य और 7 संघीय क्षेत्र है, या फिर 28 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र है। ठीक है, तो दोस्तों अभी भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों वो अश्वेत शक्ति आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 17 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि BAMSEF BAMSEF निम्न में से किसका संगठन है। BAMSEF जो है वो निम्न में से किसका संगठन है। तो दोस्तों वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। ठीक है, तो दोस्तों चुनाव आयोग इसको मान्यता प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछता है कि लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार किस टाइप्स की सरकार होती है। उत्तरदायी सरकार होती है, जिम्मेदार सरकार होती है, या फिर वैध सरकार होती है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायी सरकार भी होती है, जिम्मेदार सरकार भी होती है और वैध सरकार भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है, यानी कि सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो दोस्तों सूचना का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचायती राज इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो मेधा पाटेकर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, समाप्यता के आधार पर जो है वो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, और दोस्तों राजस्थान में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो दोस्तों वन्य जीव के आवास का विनाश के कारण भी जैव विविधता कम होता है। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, इसके कारण भी जो है जैव विविधता कम होता है। पर्यावरण प्रदूषण एवं दावानल के कारण भी जो है जैव विविधता
कम होता है, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 पूछ रहा है कि बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है। बहुउद्देश्य परियोजनाओं का कौन सा लाभ है, तो दोस्तों बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ये तीनों जो है यानी कि उपरोक्त सभी जो है वो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का लाभ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसलें हैं। दलहन फसलें हैं, तेलहन फसलें हैं, रोपन फसलें हैं या मोटे अनाज है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है वो रोपन फसलें है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है। भारत में धान की खेती जो है वो मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खरीफ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नांकित कोयले की खानों में कौन झारखंड राज्य में है। तलचर, बोकारो, सिंगरेनी या रानीगंज। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि रानीगंज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। निम्नांकित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है, तो दोस्तों लोहा इस्पात उद्योग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग जो है वो एक आधारभूत उद्योग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। ठीक है, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। ठीक है, तो दोस्तों 1 लीटर अपशिष्ट पदार्थ से जो है वो 8 गुना जल दूषित होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नांकित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों सड़क घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है, सही बात है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए एक कड़ी का कार्य करता है, सही बात है। सड़क रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है सड़क की, सही बात है। उबड़ खाबड़ भूमि पर बनाई जा सकती है, गलत बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है, तो दोस्तों ये स्वास्थ्य के आधार पर भी करती है, शिक्षा के आधार पर भी करती है और प्रति व्यक्ति आय के भी आधार पर करती है, यानी कि उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। इनमें से कौन जो है वो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है, तो दोस्तों धार्य विकास इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक या असंगठित या फिर संगठित। ठीक है, तो दोस्तों संगठित क्षेत्रक है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि परिवहन, संचार और बैंकिंग। ये जो हो गया आपका सेवा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वस्तु विनिमय का उदाहरण है। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है। ठीक है, तो दोस्तों 1 गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वस्तु विनिमय, यानी कि आदान और प्रदान, कुछ लिया और कुछ दिया। 1 गाय लिया और बदले में 5 बकरी का सौदा कर रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 पूछ रहा है कि व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। व्यापारिक बैंक का जो है वो क्या कार्य है।
साख निर्माण बिल्कुल सही, ऋण देना ये भी सही, जमा स्वीकार करना यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है कि बहुराष्ट्र कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है। बहुराष्ट्र कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन नियंत्रण होता है, एक से अधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 पूछ रहा है कि फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों ये जो है वो अमेरिका की कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आभूषण में जो है वो हॉलमार्क होता है, जितना भी सोना चांदी होता है वो हॉलमार्क का होता है। ठीक है, 24 कैरेट, 17 कैरेट, 22 कैरेट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ जैक बोर्ड क्लास 10th का एसएसटी का मॉडल पेपर का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। यदि डाउट हो तो कुछ कमेंट में पूछ लेना और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।